मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यासा में। आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ ग्लूकोमा की दवाइयों की जानकारी। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से आपका विजन गड़बड़ा जाता है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का मुख्य कारण ये होता है कि आपका IOP बढ़ा हुआ है। मतलब कि अगर हमने IOP कम कर दिया तो हम ग्लूकोमा का इलाज भी कर सकते हैं। तो ग्लूकोमा का इलाज करने के लिए हमें IOP कम करना है। IOP कम करना है। खैर IOP होता क्या है ये समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ठीक है। यहाँ पर ये सिलरी बॉडी है और ये कोरोइड है। सिलरी बॉडी, कोरोइड और सिलरी बॉडी से अटैच है आयरिस, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है आपको, ये इसे यूविया बोलते हैं प्यार से। और इसके पीछे होता है लेंस, और लेंस अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू सिलरी बॉडी से, ठीक है। तो हमें करना क्या है, IOP कम करना है। IOP क्या होता है ये देखते हैं। आपको पता है कि एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन होती है सिलरी बॉडी से, ठीक है। यहाँ से एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन होगी, एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन यहाँ से होगी और बाद में पोस्टीरियर चैम्बर से फिर मूव करके वो जाएगा एंटीरियर चैम्बर में, और एंटीरियर चैम्बर में यहाँ से इसका ड्रेनेज होगा या फिर ये कहें आउटफ्लो होगा, ठीक है। जब ड्रेनेज होगा तो उसके दो तरीके हैं। पहला ट्रेबिकुलर पाथवे या फिर यूवियो स्क्लेरल पाथवे, ठीक है। तो ड्रेनेज के दो तरीके हैं, ट्रेबिकुलर पाथवे और यूवियो स्क्लेरल पाथवे। यूवियो स्क्लेरल पाथवे से जो ड्रेनेज होती है वो 10% होती है, और 90% ड्रेनेज जो होती है एक्वस ह्यूमर की वो होती है ट्रेबिकुलर पाथवे से, ठीक है। तो अब इस एक्वस ह्यूमर की वजह से IOP बनेगा, आँख में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बनेगा। अब इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर 21 से ज़्यादा हो गया, अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर 21 से ज़्यादा हो गया तो हमें एब नॉर्मेलिटी हो सकती है, जैसे कि ग्लूकोमा, ठीक है। अब जो ये IOP बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है, इसे कम करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, हम एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं, या फिर जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है, जो ड्रेनेज है, उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये इन दो तरीके से हम IOP कम कर सकते हैं, ठीक है। IOP जो होता है, जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, उसका एक कारण और होता है कि यहाँ पर विट्रस ह्यूमर होता है जिसकी वजह से IOP बना रहता है। अब आप विट्रस ह्यूमर से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, इसकी वजह से आपको छेड़खानी करनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन और आउटफ्लो से, जिसकी वजह से आप IOP कम कर सकते हैं। तो अब जानेंगे कि IOP कम करने के लिए हम कौन कौन सी दवाइयाँ दें जिससे कि फॉर्मेशन कम हो जाए और आउटफ्लो बढ़ जाए, ठीक है। इससे कि फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाए और आउटफ्लो बढ़ जाए, है ना। हमें आउटफ्लो बढ़ाना है ताकि एक्वस ह्यूमर कम हो, और फॉर्मेशन कम करना है ताकि एक्वस ह्यूमर कम बने और IOP कम हो, ठीक है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर थोड़ा सा कम हो। अब फॉर्मेशन को कम करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर या फिर अल्फ़ा एगोनिस्ट भी बढ़िया काम करती हैं। और आप दे सकते हैं अल्फ़ा एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, और साथ में आप दे सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है, CAI। आउटफ्लो को कम करने के दो तरीके हैं कि आप ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को कम कर सकते हैं या फिर यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को कम कर सकते हैं। ट्रेबिकुलर आउटफ्लो को कम करने के लिए आपको दवाई देनी होगी जिसका नाम है मायोटिक्स, ठीक है। मायोटिक्स दीजिए, काम बन जाएगा।
ठीक है। और यूवीओ स्केलर आउटफ्लो को कम करने के लिए आपको दवाई देनी होगी। एक दवाई आती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ठीक है। और या मैं सीधे कहूँ तो PGF2 अल्फ़ा एनालॉग, ठीक है। PGF2 अल्फ़ा एनालॉग दिए जाते हैं जो कि यूवीओ स्केलर आउटफ्लो को बढ़ा देंगे, ठीक है। और ट्रेबुलर आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए हम देते हैं मायोटिक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये 3 दवाइयाँ हैं। पहली बीटा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा एगोनिस्ट, इसमें स्पेशली अल्फ़ा 2 बढ़िया काम करती हैं, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। और कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये 3 प्रकार की दवाइयाँ हम देते हैं। पहले देखेंगे कि आउटफ्लो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि आउटफ्लो बढ़ा सकती हैं, मायोटिक्स हैं, उनमें दवाइयों के नाम देखेंगे और कैसे काम करती हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट हैं, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे PGF2 अल्फ़ा कैसे काम करती हैं और क्या क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मायोटिक्स में 2 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। एक है कोलिनर्जिक दवाइयाँ और एक होती हैं एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स में दवाइयाँ आती हैं जैसे कि इसमें दवाई आती है फिजियोस्टिगमिन और इकोथायोफेट। हम ग्लूकोमा में ये 2 दवाइयाँ देते हैं, फिजियोस्टिगमिन और इकोथायोफेट एज अ एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है। और कोलिनर्जिक दवाइयों में हम देते हैं पाइलोकार्पिन, ठीक है। ये एक मुख्य तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं एज अ मायोटिक, ठीक है, पाइलोकार्पिन। अब आप कहेंगे कि मायोटिक्स देंगे तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। मैं कहूँगा हाँ, साइड इफेक्ट होंगे, और उन्हें याद करने के लिए एक तरीका है कि आप मायोटिक्स का C उठाइए और C फॉर कैटरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। ये इसका साइड इफेक्ट है। S उठाइए और S4 लिख दीजिए, स्टीनोसिस ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मायोटिक्स देंगे तो सिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से पास में मौजूद रेटिना में भी कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसकी वजह से हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मायोटिक्स काम कैसे करती हैं, कैसे मायोटिक्स एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को, ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को बढ़ा देती हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको पता है कि ये आइरिस है, ठीक है, ये लेंस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, यहाँ से फॉर्मेशन होगी और मूव करेगी ऐसे। अब मान लीजिए कि मिड रेसेस हो गई, तो मिड रेसेस में क्या होगा, ये आइरिस होगा रिलैक्स और उसकी वजह से कुछ यूँ हो जाएगा, मतलब कि आइरिस और लेंस के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटफ्लो नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो पोस्टीरियर चैम्बर से एक्वस ह्यूमर जा रहा था एंटीरियर चैम्बर में, वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मायोसिस हो गई तो क्या होगा, जो गैप है लेंस और आइरिस के बीच में वो बढ़ जाएगा और आराम से आउटफ्लो हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो मायोटिक्स है वो करती है मायोसिस और उसकी वजह से आराम से आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है। ट्रेबेकुलर पाथवे से आउटफ्लो हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कैसे मायोटिक्स आपके ग्लूकोमा को ठीक कर सकती हैं, आपका आईओपी कम कर सकती हैं। अब देखते हैं कि यूवीओ स्केलर आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे PGF2 अल्फ़ा है ना, PGF2 अल्फ़ा एनालॉग्स PGF2 अल्फ़ा एनालॉग्स दी जाती हैं यूवीओ स्केलर आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए, और इसमें दवाइयाँ हैं जैसे कि लेटेनोप्रोस्ट,
और दवाइयाँ हैं जैसे कि ट्रेवोप्रोस्ट और डिमेटोप्रोस्ट। ठीक है, ये तीनों दवाइयाँ PGF2 अल्फा एनालॉग्स हैं, और F2 अल्फा एनालॉग्स आपके सेलरी टिश्यू में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाती हैं। PGF2 अल्फा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि P4 पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, जिसे हेट्रोक्रोमिया आइराइडिस कहा जाता है। ठीक है, और G4 ग्रोथ ऑफ आईलैशेस। ठीक है, ग्रोथ ऑफ आईलैशेस ये एक साइड इफेक्ट भी है और एक यूज़फुल इफेक्ट भी है। भाई ग्रोथ ऑफ आईलैशेस जो है वो हमें चाहिए ताकि हम सुंदर दिखें, हमारे जो आईलैशेस हैं वो खूब बड़े होंगे तो हम सुंदर दिखेंगे, है ना। तो इसी वजह से इन ब्यूटिफिकेशन पर्पस में ग्रोथ ऑफ आईलैशेस जो है, जो कि एक साइड इफेक्ट है PGF2 अल्फा का, ये एक मतलब कि यूज़फुल इफेक्ट होता है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि PGF2 अल्फा एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है इन ब्यूटिफिकेशन पर्पस। और यहाँ पर F4 होता है फ्लूइड इन मैक्यूला। फ्लूइड इन मैक्यूला मतलब कि आपको मैक्यूलर एडिमा हो सकता है, मैक्यूलर एडिमा हो सकता है। आपके जो मैक्यूला होता है आई के पीछे, ये आपकी आई बॉल है, ठीक है, ये मैक्यूला है, यहाँ पे एडिमा हो सकता है। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं PGF2 अल्फा के, और ये कुछ दवाइयाँ हैं रेटिनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट और डिमेटोप्रोस्ट। अब बात करेंगे कि कैसे हम एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं। एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम करने के लिए हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, और बीटा ब्लॉकर्स में जो दवाइयाँ आती हैं उनका नाम है टीमोलोल, सबसे फेमस दवाई है टीमोलोल, कार्टियोलोल, लेवीब्यूनोलोल। ठीक है, ये तीन दवाइयाँ हैं जो कि एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम करेंगी। ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे ही काम करती हैं। ठीक है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे ही काम करती हैं। इसी वजह से इसका एक साइड इफ़ेक्ट है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा में क्या होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी बीटा 2 एंटागोनिस्ट देने की वजह से, और जो COPD के पेशेंट्स हैं उनमें दिक्कत बढ़ सकती है। अब इन तीन दवाइयों से होने वाली दिक्कत, अस्थमा से बचने के लिए एक नई दवाई लाई गई जिसका नाम है बिटेक्सोलोल। बिटेक्सोलोल जो है वो बीटा 1 ब्लॉकर है। ठीक है, बीटा 2 पे ये काम नहीं करती, हालांकि इसका इतना इफेक्ट नहीं रहता ग्लूकोमा में, लेकिन अस्थमा वाले पेशेंट्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है अस्थमा अटैक से बचने के लिए। सवाल ये है कि बीटा ब्लॉकर्स काम कैसे करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक करते हैं G स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब कि साइक्लिक AMP कम हो जाएगी, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP कम होने की वजह से एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम हो गया तो फिर हम आराम से ग्लूकोमा को ठीक कर सकते हैं, IOP को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर से होने वाली दिक्कतें, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको याद करने के लिए आप एक कोड याद करिए ABCD। A फॉर अस्थमा, B फॉर ब्लॉक, AV ब्लॉक। ठीक है, C फॉर CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, D फॉर डायबिटीज़। ठीक है, ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि अस्थमा, AV ब्लॉक, CHF और डायबिटीज़, ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि बीटा ब्लॉकर्स की वजह से हो सकती हैं। अब बात करेंगे अगली दवाई जिसका नाम है अल्फ़ा
एगोनिस्ट। अल्फ़ा एगोनिस्ट में दवाइयाँ आती हैं जैसे कि डिपीवेफ्रिन, जो कि एड्रेनलिन का प्रोड्रग है, डिपीवेफ्रिन, और एप्राक्लोनिडिन, और दवाई है ब्रीमोनिडिन। ठीक है, हम सभी को पता है कि अल्फ़ा 2 जो रिसेप्टर है, वो डिक्रीज़ करता है एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन को कम करता है। इसी वजह से अगर हम अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट देंगे तो एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन कम हो जाएगा और हमें आईओपी, हमारा जो आईओपी है वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से ग्लूकोमा ठीक हो सकता है। ठीक है, ये 3 दवाइयाँ हैं। अब आप कहेंगे कि अल्फ़ा एगोनिस्ट दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो अब हम बात करेंगे एक एक करके इन तीनों दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की। डिपेवेफ्रिन शरीर में जाकर कन्वर्ट हो जाती है एड्रेनलिन में, और एड्रेनलिन कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है एड्रीनोक्रोमा, और ये एड्रीनोक्रोमा नाम का कंपाउंड करता है कॉर्नियल पिगमेंटेशन। ठीक है, तो डिपेवेफ्रिन करती है कॉर्नियल पिगमेंटेशन। एक दवाई थी जो करती थी हेटेरोक्रोमा आयरिडिस, है ना, हेटेरोक्रोमा आयरिडिस जो है वो एक दवाई से होता था और उसका नाम था, हमने पढ़ा था, PGF2 अल्फ़ा एगोनिस्ट। ठीक है, और जो हमारा ये डिपेवेफ्रिन है जो कि अल्फ़ा एगोनिस्ट है वो करेगी कॉर्नियल पिगमेंटेशन। एप्राक्लोनिडिन नाम से ही पता लग रहा है, LID लिड रिट्रैक्शन। क्या? आईलिड रिट्रैक्शन। ठीक है, आईलिड में रिट्रैक्शन होगी, वो अपनी पोजीशन से हट जाएगी। ठीक है, रिट्रैक्शन होगी आईलिड में। ब्रीमोनिडिन BR फॉर ब्रेन सप्रेशन। ब्रेन सप्रेशन होगा तो मरीज को होगा एपनिया। ठीक है, एपनिया। आई फॉर इन्फेंट्स में देखने को मिलता है ये साइड इफ़ेक्ट, इन्फेंट्स में देखने को मिलता है क्या? एपनिया। ठीक है, ब्रेन सप्रेशन होने की वजह से एपनिया नाम का साइड इफ़ेक्ट स्पेशली इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अल्फ़ा एगोनिस्ट पढ़ ली जो कि फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर कम करेगी। अब हम बात करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में जो दवाइयों के नाम हैं वो हैं एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। ठीक है, डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड एज अ आई ड्रॉप मिलती है, और एसिटाजोलामाइड जो है वो IV या फिर ओरल दी जाती है। ठीक है, आई ड्रॉप्स के फॉर्म में नहीं मिलती। ठीक है, ये तीनों ही दवाइयाँ हेल्प करती हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा को ठीक करने में। ठीक है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा को ठीक करने में ये तीनों ही दवाइयाँ हेल्प करती हैं। ठीक है, एक और चीज़ होती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो है मैनिटोल। ठीक है, ये दो अलग अलग कंडीशन है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा एक कंडीशन है जिसमें एंगल कॉर्नियल एंगल कम होने की वजह से आपको ग्लूकोमा होगा। ठीक है, और अगर आपको किसी वजह से मिटरियासिस हो गई तो एकदम से अटैक होगा क्लोज एंगल ग्लूकोमा का। ठीक, एकदम से बहुत अधिक IOP बढ़ जाएगा।
ठीक है, जिसकी वजह से आपको अटैक होगा ग्लूकोमा का, और इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें मैनेटोल आती है। ठीक है, इसमें अटैक होगा, मतलब कंडीशन दोनों सेम है, लेकिन इसमें एकदम से मिडरेसिस होने की वजह से आईओपी बढ़ जाएगा और आपको अटैक होगा ग्लूकोमा का, और इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, जिसमें मैनेटोल दी जाती है। इसमें मैनेटोल दी जाती है 20% मैनेटोल दी जाती है। और अगर डोज़ की बात की जाए तो डोज़ होती है इसमें 1.5 और डोज़ होती है इसमें 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज दी जाती है मैनेटोल की, अगर आपको एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करती हैं, कहाँ दी जाती है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। ठीक है, और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में ये नहीं दी जाती, मैनेटोल दी जाती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया। ये तीनों ही ड्रग्स हमने जो कि फॉर्मेशन को कम करने में हेल्प करती हैं, अल्फा टू एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये तीनों ही दवाइयाँ हमने पढ़ ली। और हमने यही पढ़ लिया कि कैसे आउटफ्लो को हमें बढ़ाना है। आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए हमें मायोटिक्स देनी होगी, आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए हमें देना होगा PGF2 अल्फा एनालॉग्स। ठीक है, अब ओपन एंगल ग्लूकोमा एक कंडीशन होती है, ओपन एंगल ग्लूकोमा का जो मेन कारण है होने का वो है कि ट्रेबिकुलर मेशवर्क से जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा, मतलब कि आउटफ्लो नहीं ढंग से हो पा रहा, तो हमें आउटफ्लो बढ़ाना है। और आउटफ्लो बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन दवाई होती है PGF2 अल्फा एनालॉग, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि बहुत कम साइड इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मायोटिक्स भी ट्रेबिकुलर आउटफ्लो बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़िया दवाई कौन सी है, बढ़िया दवाई है हमारे पास PGF2 अल्फा। तो PGF2 अल्फा इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, बात कर रहे हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा की। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। और अगर साथ में आपको और ऐड करना है तो आप बीटा ब्लॉक कर दे सकते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्मेशन को रोकेगी। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं तो आप अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप ये दोनों ही देंगे, या फिर कभी कभी एडोन थेरेपी भी के रूप में दी जाती है अल्फा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, ये जो हमारी थेरेपी है ये दी जाती है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। ठीक है, वैसे जो मायोटिक्स हैं वो कैसे हेल्प करती हैं ग्लूकोमा को ठीक करने में, जो मायोटिक्स हैं वो ग्लूकोमा को ठीक करने में हेल्प करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सिलरी मसल्स। और जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है वो, मतलब कि उनका जो ओपन जो पासेज जो एरिया है वो खुल जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे सिलरी मसल्स तो पासेज एरिया जो है ट्रेबिकुलर मेशवर्क का वो खुल जाएगा और आराम से आउटफ्लो होने लगेगा। तो ऐसे मायोटिक्स काम करती है। मायोटिक्स क्या करती हैं, सिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, इसकी वजह से ट्रेबिकुलर मेशवर्क में का आउटफ्लो पासेज जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ओपन एंगल ग्लूकोमा की 3 दवाई हमने पढ़ ली। कौन कौन सी, PGF2 अल्फा एगोनिस्ट, PGF2 अल्फा एनालॉग और साथ में बीटा ब्लॉकर या फिर अल्फा 2 एगोनिस्ट। और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के लिए जो दवाई दी जाती है वो मैनेटोल दी जाती है वैसे अधिकतर। ठीक है, जो मैं बताया था अभी कि अटैक जब होता है, जब एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा होगा तो मैनेटोल दी जाती है 20%, वही 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और साथ में ऐड की जाती है एसिटाजोलामाइड। ठीक है, जो कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। ठीक है, मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ऐड की जाती है 0.5 mg की गोली। और साथ में आप ऐड कर सकते हैं मायोटिक्स बहुत बढ़िया काम करती हैं इसमें, लेकिन मायोटिक्स के साइड इफेक्ट होने के कारण इसे हमने पहले नंबर पर नहीं रखा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मैनेटोल बढ़िया काम करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और काम बढ़िया करती है। मायोटिक्स जो है वो काम बढ़िया करती है लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। ठीक है, मायोटिक्स में कोलिनर्जिक और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर आते हैं, आपको बताइए। ठीक है, तो इसके साथ हमने पढ़ लिया कि ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, कौन कौन सी दवाई को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो इसी के साथ हमने ये आज की जो ग्लूकोमा की दवाइयाँ हैं वो ख़त्म कर ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आपके मन में कोई संशय हो, कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सवाल और संशय मुझे और आपको बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।